हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपको तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपने हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था बताइए। भारत जो है साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो यह आया था साथियों आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। साइमन कमीशन की घोषणा जो है 8 नवंबर 1927 को वायसराय लॉर्ड डार्विन ने की थी, ठीक है। कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आया था, ठीक है, बम्बई पहुंचा था। कमीशन का उद्देश्य जो है यह पता लगाना था कि 1919 के सुधारों के अनुसार जो है भारतीय शासन व्यवस्था किस तरह काम कर रही है, तथा भारत में शिक्षा की वृद्धि और प्रशासनिक संस्थानों का विकास कितना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 77 नंबर क्या देगा। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी बताइए। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? तो तुजुके जहांगीरी जो है जहांगीर ने लिखी है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तुझे जहांगीर स्वयं जहांगीर द्वारा लिखी आत्मकथा है, ठीक है। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा है, ठीक है। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसने लिखने का उत्तरदायित्व जो है अपने बख्शी उत्ताभित खां को सौंप दिया, जिसने उसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक जो है पूरा किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर क्या देगा। बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये बुलंद दरवाजा जो है अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गुजरात विजय पर, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा जो है सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ठीक है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है, यहाँ पर बना है, ठीक है। 34 फीट ऊंचा यह दरवाजा जो है जमीन से 76 फीट ऊंचा है, ठीक है। इसका निर्माण जो है अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। मनसब क्या था? 79 नंबर क्वेश्चन, मनसब क्या था? तो मनसब जो है एक ओहदा था, ठीक है, एक पदवी थी। तो ऑप्शन आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मनसब शब्द का अर्थ जो है श्रेणी अथवा पद है, ठीक है, तथा मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से जो शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त की थी उसने, ठीक है। तो मनसब का अर्थ था ओहदा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर प्रश्न कर देगा। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर, ठीक है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा लेफ्टिनेंट विलोबी ने जो दिल्ली में शास्त्रागार का कार्यवाहक था कुछ प्रतिरोध किया, परंतु पराजित हुआ था वह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था बताइए। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपका पास हुआ था साथियों आपका 1856 ईस्वी में। ऑप्शन आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है आपका 1856 ईस्वी में पास हुआ था। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर से। चलिए तो इसमें जो है प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ठीक है। उनके प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है पास हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 82 नंबर। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो यह था साथी हमारा कन्नौज, ठीक है।
ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान जो है कन्नौज था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 नंबर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत, बताइए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या दिया गया है 84वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। वर्ष 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वर्ष 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के बैठक की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 85वां प्रश्न क्या देगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन जो है सदस्य नहीं था, बताइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसिस। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया था जिसमें गवर्नर जनरल यानी कि अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त जो है किए गए। ठीक है, इस मंडल में बहुमत के निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल जो है मत बराबर होने की स्थिति में केवल निर्णायक मत का ही जो है प्रयोग करता था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा तथा पार्षद फिलिप क्लेरियन मानसन तथा पारवेल था। ठीक है, तो इसमें क्रॉसिंग नहीं शामिल था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 86 नंबर। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है, बताइए। किस लेखक ने महात्मा गांधी को जो है प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रोमा रोला ने। ठीक है, रोला ने जो है महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका क्या है 87 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 देशबंधु दिया गया है, चित्तरंजन दास। ठीक है, इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध आपका बसंती देवी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देशबंधु चित्तरंजन दास का संबंध आपका बसंती देवी से लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की जो पत्नी है उनका नाम था राधा देवी। ठीक है, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ थी। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू की जो है स्वरूप रानी जो है इनकी वाइफ थी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्या देगा है 88 नंबर। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, बताइए। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक युग आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कानपुर नाना साहेब। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, मतलब 1857 ईस्वी में जो आपका विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किसने किया था वो पूछा था। ठीक है, तो कानपुर में नाना साहब ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ग्वालियर में तात्या तोपे ने किया था। इलाहाबाद ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद नहीं, कुंवर सिंह ने जो है वहाँ की बिहार के जगदीशपुर में। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर में जो 1857 का विद्रोह जो है कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, इलाहाबाद में नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 90 नंबर क्या देगा। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, बताइए। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 91 नंबर। चालुक्य वंश की राजधानी थी क्या, बताइए।
चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? कि तो चालुक्य वंश की राजधानी जो है यहाँ पे वातापी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी जो है वातापी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? चालुक्य वंश की राजधानी जो है वातापी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 92 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक आपका देखा जाएगा तो अपराजित वर्मन था। ठीक है, अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर प्रश्न अब क्या देगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया जाता है? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाती है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के एक्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो भी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, किंतु जो है कंपनी को चीन के साथ तथा अफीम व्यापार का अधिकार जो है बना रहा, जिसमें जिसे जो 1833 एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1813 में दो बचे थे उसका, चीन के साथ व्यापार करने के साथ, और जो अफीम का व्यापार था वो करने के लिए उसको छोड़ा गया था। लेकिन 1833 में जो वापस चार्टर एक्ट आया था तो उसको भी जो है समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? ठीक है, सही सम्मिलित कौन सा है? सही सम्मिलित आपका देखा जाएगा तो औरंगजेब का मनुष्य के साथ जो संबंध दिया गया है आपका सही है। ठीक है, बाकी सभी जो दिया गया है गलत है। औरंगजेब का मनुष्य के साथ जो संबंध दिया गया है सही हो जाएगा। चलिए, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? वितरण के सीमांत उत्पादक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया, जेबी क्लार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? एक, दो, तीन या चार? तो मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। ठीक है, मांग का मांग की मूल्य लोच होती है और मांग की आय लोच होती है। ठीक है, ये तीन लोच होती है। ठीक है, मांग की लोच जो है तीन प्रकार की होती है। एक तो मांग की मूल्य लोच होती है, मांग की आय लोच होती है और मांग की आड़ी लोच होती है, यानी कि ये तीन प्रकार की लोच होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या देगा? 97। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? जब पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार में बाहर होने की स्थिति क्या होती है? तो उसे बाजार में बाहर होने की स्थिति को कहा जाता है साथ ही यहाँ पे कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो। ठीक है, ऑप्शन जो आपका भी दिया गया आपका आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को जब मूल्य उसके औसत परिवर्तनशील लागत से कम प्राप्त हो तो उस स्थिर लागत के साथ साथ जो है परिवर्तनशील लागत का भी कुछ अंश वहन करना पड़ता है, अतः फर्म उत्पादन बंद करना ही आवश्यक समझती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या देगा? एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर रिक्त स्थान स्पर्श रेखा होती है। कौन सी? मांग रेखा, कीमत रेखा, पूर्ति रेखा या मांग एवं पूर्ति रेखा? तो इसका राइट आंसर होती है कीमत रेखा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? एक उपभोक्ता वाहन संतुलित होता है जहां उसकी तटस्थता वक्र यानी कि बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा जो भी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका 99। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ एसेंट का क्या हो जाएगा? एसेंचुअल हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ एसेंट का हो जाएगा एसेंचुअल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 100 नंबर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। ऑल ऑफ द पीपल cheered,
ऑल ऑफ द पीपल चीयर्ड क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जो है एग्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चीयर्ड क्या है हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो दिया गया है डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।